कि जब कोई रिलीजन को क्रिटिसाइज करता है तो उसके काउंटर में कुछ लोग साइंस को क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं। और ऐसा तब होता है जबकि अपने रिलीजियस बिलीफ्स को सच साबित करने के लिए उनके पास कुछ नहीं होता। और साइंस की कई डिस्कवरीज और थ्योरीज उनके रिलीजियस बिलीफ्स के अगेंस्ट में जाती हैं। इसी वजह से बहुत से फ्री थिंकर, रैशनलिस्ट और साइंटिफिक टेम्परामेंट को सपोर्ट करने वाले जब रिलीजन की इलॉजिकल चीजों पर सवाल उठाते हैं तो उन्हें लगता है कि साइंस के समर्थकों ने उनके रिलीजन पर हमला बोल दिया है और वो जवाब में साइंस की कमियां गिनाकर हिसाब बराबर करना चाहते हैं। और ऐसा करने वालों में केवल आम लोग नहीं हैं बल्कि यूट्यूब पर कई फेमस रिलीजियस गुरु और बाबा आपको ऐसा करते मिल जाएंगे। साइंस के पास कोई जवाब नहीं है बेटा, मैं कुछ सवाल दाग दूंगा साइंस को, साइंस चुप हो जाएगा। हमेशा साइंस अपने आप को अपग्रेड कर रही होती है, बता रही होती है ना, पहले जो बताया था ना वो गलत था, ये एजुकेशन है, ये तो मजाक है। सुनो जानने का दावा करने वालों, वैज्ञानिकों, आपने कौन सा आविष्कार किया जो विनाशकारी नहीं हुआ? 50 साल पहले कितने कैंसर होते थे, इसके लिए कौन उत्तरदायी है? डायबिटीज के केस बढ़ रहे हैं, कौन उत्तरदायी है? हार्ट अटैक के केस बढ़ रहे हैं, जवान लड़के हार्ट अटैक से मर रहे हैं, कौन उत्तरदायी है? ये आप उत्तरदायी हैं, आप वैज्ञानिक उत्तरदायी हैं। प्लास्टिक बनाया, उस समय सोचा था कि इसके साइड इफेक्ट होंगे, इससे पर्यावरण दूषित होगा। आज आप ही कह रहे हो ये प्लास्टिक से बचाओ धरती को, ये कचरा बनाया किसने था? कहां गया था उस समय दिमाग आपका? वो कहते हैं, देखिए साइंस के बनाए खतरनाक न्यूक्लियर वेपन्स की वजह से आज दुनिया तबाही के मुकाम पर खड़ी है। साइंस की वजह से लगातार पॉल्यूशन बढ़ रहा है। साइंस की बनाई चीजों जैसे व्हीकल्स, फैक्ट्रीज और कई तरह के होम अप्लायंसेस से निकलने वाले तमाम तरह के पॉल्यूटेंट्स अर्थ के एटमॉस्फेयर में जहर घोल रहे हैं। ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन बढ़ने की वजह से अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है, जिसकी वजह से मौसमों में बदलाव हो रहा है और जिसका खामियाजा नेचुरल डिजास्टर के रूप में देखने को मिल रहा है। पेस्टिसाइड्स और केमिकल फर्टिलाइजर्स के अंधाधुंध इस्तेमाल से ग्राउंड वाटर पॉल्यूट हो रहा है और इसी तरह की और भी तमाम चीजें हैं। वैसे इनमें कोई डाउट भी नहीं है कि ये सभी चीजें वास्तव में हो रही हैं, लेकिन सवाल यहां पर यह है कि क्या इन सब के लिए साइंस को दोषी ठहराया जा सकता है? अगर हम अपने आसपास नजर दौड़ाएं तो जितनी भी चीजें हमें आज अपने आसपास दिखती हैं उनमें से ज्यादातर के वजूद के पीछे साइंटिफिक डिस्कवरीज एंड इनोवेशन का ही हाथ है। और यह भी एक सच्चाई है कि इनमें से ज्यादातर के साथ कुछ ना कुछ एनवायरमेंटल कंसर्न जुड़े हैं। यह सच है कि साइंटिफिक डिस्कवरीज एंड इनोवेशन ने ही इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की नींव रखी थी और फिर बढ़ते कैपिटलिज्म और कंज्यूमरिज्म के दौर में एक बार जब इस सिलसिले ने रफ्तार पकड़ी तो फिर ये तेजी से बढ़ता ही गया, क्योंकि इसमें सबका फायदा ही फायदा था। लोगों को जहां अच्छी सुख सुविधाएं मिल रही थी तो इंडस्ट्रियलिस्ट बदले में अच्छा पैसा और सरकारों को अच्छा टैक्स मिल रहा था। देश की जीडीपी के साथ साथ देश की ताकत भी बढ़ रही थी और यही वजह है कि आज सारे देश इस रेस में दौड़ रहे हैं। यह भी सच है कि इस बढ़ते कंज्यूमरिज्म और बढ़ते इंडस्ट्रियलाइजेशन ने बहुत सारी समस्याओं को जन्म दिया है, लेकिन हमें यह सच्चाई भी एक्सेप्ट करनी चाहिए कि इसने हमारी लाइफ को आसान भी बनाया है और हमें बहुत सारी समस्याओं से छुटकारा भी दिलाया है। पहले जहां दुनिया भर में तमाम लोग समय समय पर आने वाली महामारियों और लाइलाज बीमारियों से समय से पहले मर जाया करते थे, वहीं आज मेडिकल साइंस में हुए डेवलपमेंट की वजह से बहुत सारी ऐसी महामारियां जो कि कभी गांव के गांव तबाह कर दिया करती थी अब बीते जमाने की बात हो गई। इसके अलावा कभी लाइलाज समझे जाने वाली बीमारियों का भी अब इलाज मौजूद है और जिनका इलाज नहीं है उनमें भी ऐसे मेडिकल ट्रीटमेंट्स हैं जिनकी बदौलत मरीज काफी लंबे समय तक एक नॉर्मल लाइफ जी सकता है। यही वजह है कि दुनिया भर में एवरेज एज पहले के कंपैरिजन में डबल हो गई है। 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में जहां एवरेज एज 40 के आसपास हुआ करती थी वो अब 80 के आसपास पहुंच चुकी है। 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में जहां दुनिया में 50% बच्चे 5 साल का होने से पहले मर जाया करते थे, वहीं अब ये नंबर जस्ट 5% रह गया है। इसके अलावा तमाम ऐसे इन्वेंशंस की तो कोई गिनती ही नहीं है जिन्होंने हमारी लाइफ में रेवोल्यूशन ला दिया है और जिनके बिना आज लाइफ की कल्पना करना भी मुश्किल है। इस तरह देखा जाए तो विज्ञान ने जितना हमें दिया है वो उम्मीद से बहुत ज्यादा है। किसी ने इतिहास में ऐसा सोचा भी नहीं होगा कि मानव जाति सिर्फ एक सेंचुरी में इतनी बड़ी छलांग लगा जाएगी, पर ये जो छलांग हमने लगाई है वो भी एक कीमत के साथ आई है और ये कीमत है वो एनवायरमेंटल कंसर्न जो कि हम आज झेल रहे हैं और जिन्हें बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो क्या इसके बेस पर हम साइंस को दोषी ठहरा सकते हैं? वेल, नॉट एग्जैक्टली। असल में होता क्या है कि जब हम किसी नए रास्ते पर आगे बढ़ते हैं तो उसमें आने वाले सभी चैलेंजेस एंड शॉर्टकमिंग को पहले से प्रिडिक्ट कर पाना कई बार पॉसिबल नहीं होता। भले ही हम कितनी ही तैयारी के साथ निकलें, कुछ चैलेंजेस ऐसे जरूर होंगे जो कि उस रास्ते पर चलने के बाद ही सामने आएंगे। साइंस के साथ भी कुछ ऐसा ही है। साइंस भी अननोन की खोज में लगातार नए नए रास्तों पर सफर कर रहा है, जिसमें उसे सफलता भी मिल रही, पर साथ ही कुछ चुनौतियों का सामना भी करना पड़ रहा है। और ऐसा भी नहीं है कि वो उन चुनौतियों को नजरअंदाज करके आगे बढ़े जा रहा है, वो लगातार उनसे निपटने के लिए भी काम कर रहा है और उसमें भी उसे सफलता मिल रही है।
फॉर एन एग्जाम्पल, पिछली लगभग 1 सेंचुरी से हम एनर्जी के लिए मेनली फॉसिल फ्यूल्स पर डिपेंड है, जिनसे बहुत सारा हार्मफुल एमिशन भी निकलता है और जो कि एनवायरमेंट के लिए अच्छा नहीं है। पर साइंस ने इसे नजरअंदाज नहीं किया और 1 सेंचुरी के अंदर ही न्यूक्लियर एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, बायोफ्यूल वगैरह जैसे तमाम अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज को भी साइंस ने ही डिस्कवर किया। किसी सो कॉल्ड रिलीजियस गुरु ने इसका कोई सॉल्यूशन नहीं दिया। सॉल्यूशन देना तो दूर, अगर हम आज इस इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट के बारे में अवेयर हैं तो उसके बारे में भी तो हमें साइंस नहीं बताया है, न कि किसी सो कॉल्ड रिलीजियस गुरु ने, जो साइंस के दिए गए सारे रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके साइंस के ही खिलाफ दुष्प्रचार करते हैं। साइंस के जिन बैड आउटकम्स के बारे में बात की जाती है उसका एक बहुत बड़ा रीजन ये भी है कि साइंस में जितनी तेजी से विकास हो रहा है, मानव समाज उसके साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चल पा रहा। समाज के विकसित होने की रफ्तार बहुत धीमी है और ऐसा होना बड़ा ऑब्वियस है, क्योंकि सोशल एंड कल्चरल चेंज आने में समय लगता ही है। साइंटिफिक रेवोल्यूशन के चलते हमारे आसपास की दुनिया जितनी तेजी से बदल रही है, उसके साथ अडॉप्ट कर पाना वाकई में मानव जाति के लिए एक चुनौती ही है। इतना तेज बदलाव हम ह्यूमंस ने हिस्ट्री में कभी फेस नहीं किया है और इसीलिए हो ये रहा है कि आज, जबकि हम जानते हैं कि किस तरह की चुनौतियां हमारे सामने हैं और उनसे निपटने के लिए हमें क्या करना चाहिए, पर फिर भी हम अपनी आदतें बदलने को राजी नहीं हैं, क्योंकि आदतें बदलने में टाइम लगता है और समस्या की असल जड़ वास्तव में यही है। आज से 2 शताब्दी पहले दुनिया की आबादी 1 अरब थी। पास्ट में भी कई सेंचुरीज तक लगभग इसी के आसपास बनी रही थी, पर आज ये 8 अरब को पार कर चुकी है। यानी इतिहास के मुकाबले आज 8 गुना ज्यादा लोग इस धरती पर मौजूद हैं। ज्यादा लोगों के लिए ज्यादा रिसोर्सेज भी चाहिए होते हैं, पर धरती तो हमारे पास एक ही और इसीलिए रिसोर्सेज की एक लिमिट है और उस पर भी बढ़ता कंज्यूमरिज्म, जो कि इस पॉपुलेशन को लगातार ज्यादा कंज्यूम करने के लिए मोटिवेट करता रहता है। जबकि होना ही चाहिए था कि जब मेडिकल साइंस में हुए डेवलपमेंट की वजह से डेथ रेट कम हुआ था, तब हमारे समाज को तुरंत ही फैमिली प्लानिंग को अडॉप्ट कर लेना चाहिए था। फैमिली प्लानिंग के ऑप्शंस भी इसी साइंस ने हमें दिए थे, पर समाज को फैमिली प्लानिंग के कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट करने में बहुत टाइम लग गया और लिहाजा आज हम 1 अरब से 8 अरब हो चुके हैं। अब 8 अरब लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए जाहिर है हमें ज्यादा रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी और जिसका इफेक्ट भी इन्वायरमेंट पर पड़ना ही है। तो अब यहाँ दोषी साइंस है या समाज? साइंस ने तो हमें दोनों विकल्प दे दिए थे, हमने ही उन्हें अपनाने में देरी की। बढ़ती पॉपुलेशन के साथ बढ़ता कंज्यूमरिज्म भी समस्या की दूसरी बड़ी जड़ है, जिसे कंट्रोल करना जरूरी है, क्योंकि अगर दुनिया की पॉपुलेशन कम होकर पहले जितनी भी हो गई, पर इसी बीच कंज्यूमरिज्म 8 गुना बढ़ गया, तो भी समस्या वहीं की वहीं रहेगी। और एक कंज्यूमरिज्म की समस्या भी साइंस की नहीं है, बल्कि समाज की ही है। साइंस ने हमें वो साधन उपलब्ध करा दिए हैं जिनके जरिए आप ऐसी चीजें बना सकते हैं जिससे लाइफ को कंफर्टेबल बनाया जा सकता है, पर इस कंफर्ट की, इस सुख की, इस लग्जरी की चाहत ऐसी है जो कि खत्म ही नहीं होती। जितना सुख मिल जाता है, कुछ समय बाद हमें वो कम लगने लगता है और फिर हमें और ज्यादा सुख की चाहत होने लगती है। लिटरली पुराने टाइम में जिस तरह की लग्जरी एक राजा के पास होती थी, लगभग वही सारी लग्जरी आज एक आम आदमी के पास है। आज वो लग्जरी एक आम जरूरत बन चुकी है और आज लग्जरी कई स्टेप ऊपर चढ़कर बैठी हुई है। मार्केट लगातार आपको ललचाता है, आपको तमाम प्रचार माध्यमों के जरिए ये बताया जाता है कि अगर फला चीज आपके पास नहीं है तो आपका जीवन बेकार है। जिन लोगों के पास वो चीजें हैं वही जिंदगी का असली मजा लूट रहे हैं। पर जो लोग किसी तरह मेहनत करके उस मकाम तक पहुंचते हैं, उन्हें कुछ समय बाद पता चलता है कि ये तो कुछ भी नहीं, असली लग्जरी तो इससे भी ऊपर है। और ये एक एंडलेस प्रोसेस है। मार्केट इसी तरह आपको लगातार ललचाता रहता है। इस बढ़ते कंज्यूमरिज्म को रोकने में सरकारें भी बेबस हैं, क्योंकि वो भी चाहती हैं कि ये बढ़े, क्योंकि उनका रेवेन्यू भी मार्केट से ही आता है। अगर कंज्यूमरिज्म कम हुआ तो मार्केट भी कोलैप्स हो जाएगा और साथ ही सरकार का रेवेन्यू भी कम हो जाएगा। सरकार का रेवेन्यू कम हुआ तो सरकार के पास बहुत सारे जरूरी कामों के लिए पैसा नहीं होगा। तो असल में ये समस्या बड़ी उलझी हुई है, पर एक चीज क्लियर है, इसका समाधान तो समाज से ही निकलेगा। बदलना तो समाज को ही पड़ेगा, फिर चाहे समाज का कैपिटल और मार्केट का सिस्टम हो या फिर समाज की आदतें। साइंस पर दोष मढ़ने से कुछ नहीं होने वाला। साइंस तो अपना प्रयास कर ही रहा है। टेक्नोलॉजी को ज्यादा से ज्यादा सस्टेनेबल बनाने की कोशिशें चल रही हैं और इसमें सक्सेस भी मिल रही है। बदलते दौर के साथ समाज को भी इस बदलाव में ढलना जरूरी होता है, पर जब सामाजिक बदलावों की बात की जाती है तो इन बदलावों को रोकने की कोशिशें सबसे ज्यादा कहीं से होती हैं, तो वो है रिलीजन। और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, आप इतिहास उठाकर देख लीजिए। सामाजिक बदलावों को रोकने और उन्हें पहले की तरह बनाए रखने का सबसे ज्यादा प्रयास रिलीजन की तरफ से ही होता है। आप देख लीजिए, जब परिवार नियोजन की बात की जाती है तो कौन लोग हैं जो इसका विरोध करते हैं? जो धर्मगुरु आपसे सादा जीवन जीने को कहते हैं,
वो खुद कितनी लग्जरी लाइफ जीते हैं ये भी किसी से छिपा नहीं। मुंह से वो कुछ भी बोले पर समाज में वो क्या आदर्श स्थापित कर रहे हैं ये आसानी से समझा जा सकता है। यही बाबा और धर्मगुरु साइंटिफिक टेम्परामेंट के सबसे बड़े दुश्मन हैं। ये चाहते हैं कि समाज ऐसा ही अनपढ़ और जाहिल बना रहे ताकि धर्म के नाम पर इनकी रोजी रोटी मजे से चलती रहे। ये अच्छी तरह जानते हैं कि साइंटिफिक टेम्परामेंट धर्म के अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा है और इसीलिए इन धर्मगुरुओं और धार्मिक संगठनों की तरफ से लोगों को साइंटिफिक टेम्परामेंट से दूर रखने और धर्म के प्रति उनकी आस्था को बनाए रखने के लिए लगातार बड़े पैमाने पर अभियान चलाए जाते हैं, जिनमें वो हर तरह के हथकंडे का इस्तेमाल करते हैं ताकि लोगों को साइंस से दूर किया जा सके और इसीलिए वो साइंस का विरोध करते हैं। जबकि साइंस असल में एक मेथड ही तो है जो हमें नेचर में मौजूद चीजों को और उनके होने के पीछे मौजूद वजहों को समझने में मदद करता है और इसके जरिए जो भी नई खोज होती है या नई जानकारी हमें मिलती है उसके फायदे और नुकसान दोनों ही हो सकते हैं। वो इस पर डिपेंड करता है कि आप उस जानकारी का इस्तेमाल किस तरह से करते हैं। आप चाहें तो इस नॉलेज का इस्तेमाल करके पूरे शहर को रोशन करने वाले न्यूक्लियर प्लांट्स भी बना सकते हैं और इसी नॉलेज का इस्तेमाल करके पूरे शहर को तबाह कर देने वाले न्यूक्लियर बॉम्ब भी बनाए जा सकते हैं। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इस नॉलेज का इस्तेमाल किस तरह करते हैं। लेकिन फिर लोग कहते हैं कि धर्म भी तो ऐसा ही है, उसका भी तो इस्तेमाल फायदे और नुकसान दोनों के लिए किया जा सकता है। तो यहां थोड़ा समझने की जरूरत है। मैं मानता हूं कि धर्म के कुछ फायदे हो सकते हैं, जैसे धर्म लोगों को झूठी आस बंधा सकता है। अगर आप अपनी लाइफ को मीनिंगलेस फील करते हैं तो यह आपको एक इमेजिनरी ही सही पर एक मीनिंग दे सकता है। इसके अलावा ये समाज को एकजुट कर सकता है, उन्हें किसी चैरिटी के काम में लगा सकता है। पर इसके साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी है। धर्म लोगों को डिल्यूजन में डालकर ही ये सब करता है और इसीलिए मुझे लगता है कि इसके फायदे कम और इसके नुकसान कहीं ज्यादा है, क्योंकि धर्म आपको दूसरों के हाथों की कठपुतली बना देता है। आज के दौर में धर्म का जैसा राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है वो किसी से छुपा नहीं है और ये सिर्फ आज की बात नहीं है, धर्म का इतिहास ही ऐसा है। क्योंकि धर्म लोगों को आज्ञाकारी भेड़ बकरियों में बदल सकता है, इसलिए सदियों से इसका इस्तेमाल मासेस को कंट्रोल करने के लिए होता आ रहा है। और सबसे बड़ी समस्या, धर्म का बेसिस जिस पर वो खड़ा है वो नॉलेज नहीं है बल्कि इग्नोरेंस है, जहां रैशनैलिटी, नॉलेज, इनोवेशन, सोशल रिफॉर्म वगैरह के लिए कोई जगह नहीं है। जबकि साइंस इन सभी चीजों का वेलकम करता है। धर्म जिन चीजों के बारे में क्लेम करता है उनका कोई एविडेंस नहीं देता, ना ही आज तक किसी को भी उन चीजों का कोई एविडेंस मिला है। यही नहीं, वो चीजें वास्तव में एग्जिस्ट भी करती हैं या नहीं इसको जांचने का भी कोई तरीका नहीं है। जबकि साइंस जिन भी चीजों के बारे में क्लेम करता है वो उनका एविडेंस भी देता है और उनको जांचा भी जा सकता है। एक्चुअल में साइंस कोई क्लेम ही तभी करता है जबकि उसे अच्छी तरह से जांच लिया गया हो और उसको साबित करने के लिए कोई ठोस एविडेंस मौजूद हो। साइंस से हमें जो जानकारी मिलती है वो इतनी सटीक होती है कि हम मंगल पर उतरने वाले लैंडर की लैंडिंग का टाइम सेकंड्स की एक्यूरेसी तक डिसाइड कर सकते हैं। साइंस से मिलने वाली नॉलेज का यूज हो या मिसयूज, पर इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये काम करता है। इट वर्क्स। एंड एज वन सेड बाय अ फेमस राइटर एंड एथिस्ट रिचर्ड डॉकिंस, साइंस का इस्तेमाल करके जब हम कोई मेडिसिन बनाते हैं तो ये बीमारी को ठीक करती है। साइंस का इस्तेमाल करके जब हम कोई एरोप्लेन बनाते हैं तो वो उड़ता है। साइंस का इस्तेमाल करके जब हम कोई रॉकेट बनाते हैं तो वो सक्सेसफुली मून तक पहुंचता है। और इससे साबित होता है कि साइंस वास्तव में एक ऐसा मेथड है जो हमें इस दुनिया के बारे में सटीक जानकारी देता है। It works, bitches. साइंस इस नेचर के बारे में हमें एकदम सटीक कंक्लूजन पर पहुंचाने में सफल हुआ है, जबकि रिलीजन इस दुनिया को लेकर जो चीजें हमारे सामने रखता है उनकी तो सच्चाई का ही आज तक कोई सबूत नहीं दिया जा सका है, ना ही उन चीजों की सच्चाई को किसी भी तरह जांचा जा सकता है। शुरुआत से ही धर्म ने हमेशा अपने सारे क्लेम्स अननोन के डोमेन में ही किए हैं। इसका फायदा ये होता है कि जब तक ये हमारी जानकारी के दायरे में नहीं आ जाते तब तक ये क्लेम्स सच हैं या झूठ इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। जो भी चीज अभी हमारी जानकारी के दायरे में नहीं है उसके बारे में कोई भी क्लेम किया जा सकता है। जैसे अगर हमें कहीं कोई बॉक्स मिलता है जिस पर बड़ा सा ताला है, तो जब तक उस ताले को तोड़कर उसके अंदर क्या है ये नहीं देखा जाता तब तक उसके अंदर क्या है इस बारे में कुछ भी क्लेम किया जा सकता है। रिलीजन जो क्लेम करता है वो भी बिल्कुल इसी कैटेगरी में आते हैं, बल्कि मैं कहूंगा कि इससे भी कहीं ज्यादा बेवकूफाना है, क्योंकि इस एनालॉजी में बॉक्स के ताले को तोड़कर हम उसके अंदर की चीजों का पता कर सकते हैं। पर रिलीजन जिस बॉक्स की बात करता है वो तो बॉक्स ही जांच के लिए अवेलेबल नहीं है। जी हाँ, रिलीजियस क्लेम्स ओपन टू इन्वेस्टिगेशन नहीं होते। अननोन का एरिया हमेशा से ही रिलीजन के लिए एक सेफ जोन रहा है, पर आज साइंस की बदौलत अननोन के डोमेन में किए जाने वाले कुछ रिलीजियस क्लेम्स अब नोन के डोमेन में आ गए हैं। और यही वो क्लेम्स हैं जिनको लेकर रिलीजन के सपोर्टर्स और साइंस के सपोर्टर्स के बीच आर्ग्यूमेंट्स चलती रहती हैं। रिलीजन के सपोर्टर्स की दिक्कत है कि अगर साइंस की इंफॉर्मेशन को सच माने तो उनकी रिलीजन की थ्योरी गलत साबित हो जाती है और यही चीज उन्हें साइंस के अगेंस्ट अटैक मोड में ले आती है।
मैं जानता हूं कि लोगों का अपने धर्म के साथ एक इमोशनल अटैचमेंट होता है और इसीलिए वो किसी भी कीमत पर उसे गलत सिद्ध होते हुए नहीं देख सकते। पर जब वो साइंस का विरोध करते हैं तो ऐसा करते हुए उन्हें सोचना चाहिए कि वास्तव में ऐसा करके वो अज्ञान की पैरोकारी और सच्चे ज्ञान का विरोध कर रहे हैं। आपकी भावनाएं अपनी जगह हैं और उनका पूरा सम्मान भी है, पर प्लीज भावनाओं में बहकर ऐसा पाप मत कीजिए।